बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से कैसे जो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के कुछ और एप्लीकेशंस कि हम कैसे इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड इसके क्या इकोलॉजिकल कॉन्सर्न्स हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ को कि हेल्थ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो देखिए, जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है ना, इसकी मेडिसिन में या हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये प्योर प्रोटीन्स बना सकते हैं। प्योर प्रोटीन्स जो है आगे जाके हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है और ये हम जो है डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म है ना, हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो डिसऑर्डर्स है वो प्रोटीन्स की किसी फंक्शन की डिस्टर्बेंस से होते हैं या फिर किसी और वजह से भी होते हैं, तो प्रोटीन्स उसमें डिस्टर्ब होती हैं। तो जब हम प्योर प्रोटीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम बहुत सी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम आज स्टडी करेंगे इनकी एग्जांपल्स, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, इंटरफेरॉन्स एंड वैक्सीन्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की तरफ। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ना, हम आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया से। देखिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ना, वो किस लिए यूज़ होता है? ड्वार्फिज्म वर्ड शायद आप लोगों ने सुना हो। ये एक वर्ड है, इसका मतलब है शॉर्ट हाइट। ठीक है ना, मतलब ये आप लोग कह सकते हैं किस्म की बीमारी है जिन लोगों को उनकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं ना कि ह्यूमन ग्रोथ के हार्मोन्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं। किनसे? उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा, जिनकी हाइट ज़्यादा है, उनसे ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उन हार्मोन्स, उन प्रोटीन्स को इंसर्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, अब बैक्टीरिया में जब जो है ये प्लाज्मिड में डालकर ये इंसर्ट किया जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत से वो हार्मोन्स की कॉपीज़ बन जाएंगी एंड देन हम उसको जो है इंसर्ट कर सकते हैं उन लोगों में जो कि शॉर्ट हाइट है, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह से ये एज अ मेडिसिन यूज़ हो सकता है। ठीक है, एज अ मेडिसिन फॉर ड्वार्फिज्म को या फिर शॉर्ट हाइट को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ हो सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मॉडर्न फील्ड है और इसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो कि अभी स्पेशली हमारी कंट्रीज़ में जो है, पाकिस्तान में और इस एशियन कंट्रीज़ में नहीं आई। तो आप लोगों को आइंदा वाले इंशाल्लाह कुछ आने वाले सालों में ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरह से ड्वार्फिज्म का जो है इलाज वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा और मुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स में। अब देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की एग्जांपल समझने से पहले आप जो है एक सिंपल सा इस चीज़ को समझें। हम जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, कोई माइनर इंजरी वगैरह आ जाए ना, हमारा हाथ कहीं से कट हो जाता है अक्सर लोगों का, तो क्या होता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है कुछ देर के बाद, या फिर थोड़ा सा हम रोक लेते हैं, हल्की सी बैंडेज वगैरह कर लेते हैं, उससे स्टॉप हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, ये किस वजह से होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है। मतलब कुछ प्रोटीन्स जो है वो रिलीज़ होती हैं जो कि वहाँ पर वो जो जगह स्पेस सी बन जाती है ना कट वाली, उसको फिल कर देती हैं कुछ टाइम में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। वहाँ से ब्लड रुक जाता है एंड ब्लड लॉस नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको मसला होता है, ज़्यादातर जो जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं, हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हेमोफीलिया डिजीज़ होती है, उनमें क्या होता है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या तो एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्ली जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है उनका ब्लड क्लॉट नहीं होता। ऐसे लोग जो है इवन माइनर इंजरीज़ की वजह से भी उनके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, इवन डेथ भी काज हो सकती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम जो है इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है हेल्दी ह्यूमन से जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स वाली प्रोटीन्स जो है वो हेल्दी ह्यूमन से ले सकते हैं एंड उनको जो है डाल सकते हैं देन बैक्टीरिया में जो है पुट करने के बाद देन वही मैकेनिज्म है कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सी कॉपीज़ प्रोड्यूस करेगा एंड उन कॉपीज़ में हमारे पास बहुत से जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स वाली प्रोटीन्स आ जाएंगी। उन प्रोटीन्स को हम आइसोलेट करेंगे एंड देन उन प्रोटीन्स को हम लेकर हम हेमोफिलिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की एग्जांपल है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। अब जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में TPA भी कहते हैं, TPA कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फिनोमेना है ना, ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इन प्रोटीन का पर्पस क्या है, ये डिसॉल्व करती हैं ब्लड क्लॉट्स को। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं ना, वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं और उनकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ब्लॉक कर सकते हैं उनकी ब्लड वेसल्स को, तो इसको उससे जो है उनको हार्ट अटैक हो सकता है एंड सीरियस हेल्थ इश्यूज, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स हैं ना, ये जो है आइसोलेट किए जाते हैं थ्रू ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ करके, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, और आप लोग मेरी RDT वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी कि हम कैसे जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से हम बाकी जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में कोई भी प्रोटीन इंसुलिन के अलावा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने TPA प्रोड्यूस कर लिया, तो TPA को प्रोड्यूस करके हम जो है सेफली उन पेशेंट्स को दे सकते हैं एज अ मेडिसिन, एंड जो है उनके ब्लड क्लॉट्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब क्लॉट्स नहीं रहेंगे, उनका ब्लड जो है नॉर्मल फ्लो में रहेगा, एंड इस तरह से जो है वो हार्ट अटैक वगैरह से बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, इनका नेम शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रीट करती हैं वायरल इन्फेक्शंस को। सो ये हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वायरसेस एंड वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो फाइट करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ करके हम बना सकते हैं इंटरफेरॉन्स। हम कैसे बना सकते हैं, अगेन आई विल रिपीट कि आप लोग मेरी RDT वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा हम कैसे जो है कोई भी प्रोटीन बना सकते हैं किसी बैक्टीरिया को यूज़ करके। सो इंटरफेरॉन्स की प्रोटीन्स बनाने के बाद हम उनको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, एंड प्योरीफाई करने के बाद हम उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं टू ट्रीट वायरल डिजीजेस। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स भी हम कैसे बना सकते हैं, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ करके हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट वैक्सीन्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने वैक्सीन वाली वीडियो में पढ़ा था, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि कुछ वैक्सीन जो है वो प्रोटीन से बनती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू वो प्रोटीन्स आइसोलेट कर लेते हैं, देन उन प्रोटीन से हम वैक्सीन्स बनाते हैं। एंड इसकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस की बी की जो वैक्सीन है वो इसी तरह से बनती है। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस की तरफ, और इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन में हम ये करते हैं, रिमूव करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो मीन्स मतलब लिविंग लाइफ, तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे, तो वो हम यूज़ करें बैक्टीरिया को। देखें पॉल्यूटेंट्स में क्या होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में सर्टन जो है केमिकल्स होते हैं, डाइज होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उनको जो है बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया इनके पास एक क्वालिटी होती है कि उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो हम उन बैक्टीरिया को यूज़ करके उन पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करेंगे। जब उन पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड किया जाएगा तो हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये जो है स्पेसिफिकली ये टेक्निक यूज़ की जाती है फॉर बायो रेमिडिएशन यूजिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का क्या रोल है, देखें एक बैक्टीरिया है ना, लेट्स सपोज सिंपल इकोलाई है, ये कुछ नहीं कर सकता, बस इसका जो अपना काम है वही करेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसमें डालकर कोई स्पेसिफिक ऐसा जीन जो है डाल दिया, इसको ट्रांसजेनिक बना दिया। अब ऐसा जीन हमने डाल दिया ना कि हमारे पॉल्यूटेंट, हमारे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल केमिकल है ना, तो वो उसको डिग्रेड करेगा। तो हमने अब इसको ट्रांसजेनिक बना दिया। तो ये जो नया इकोलाई हमारे पास आया है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट से हार्मफुल केमिकल्स को डिग्रेड करेगा और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाएगा। तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को अपने जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए मॉडिफाई कर दिया, यूज़ कर दिया, ऐसा DNA बना दिया कि हमारे काम आ जाए, यूजफुल प्रोडक्ट बना ले। सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑयल स्पिल क्लीनअप। ठीक है, ऑयल स्पिल क्लीनअप का क्या मतलब है, देखिए कुछ बैक्टीरिया जो है ना उनके पास नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो ऑयल को जो है ना एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एज अ सोर्स ऑफ फूड तो वो यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे लिए वही ऑयल जो है ना वो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, हमारे लिए वो हार्मफुल है। तो हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बना लेते हैं, उसकी एफिशिएंसी को, जो ऑयल की यूज़ करने की एफिशिएंसी है उसको और इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा ना, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो ऑयल को डिग्रेड करेगा और भी ज़्यादा एफिशिएंटली। तो उस डिग्रेडेशन से क्या होगा कि वो जो ऑयल है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि वो कोई वेस्ट वाटर में है या किसी ऐसी जगह पर है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम काज कर रहा है, वहाँ पर वो बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया डालकर वो जो है उस ऑयल को डिग्रेड कर देगा। तो बैक्टीरिया जो है उसको एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ कर लेगा एंड हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट।
इन सब बातों के बावजूद इसके कुछ इकोलॉजिकल कॉन्सर्न्स भी हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सर्न्स में यह आ जाता है सबसे पहले तो ये कि जो जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया है ना, ऐसा हो सकता है कि इनकी जो ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो, वो उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए एंड वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा आ जाए, इतने ज़्यादा आ जाए कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना उसका इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये जो है इसकी एक इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो है कोई न्यू पैथोजन भी आ सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट करो कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहो तो आप कामयाब भी हो, उसके बजाय कोई आप हार्मफुल चीज़ भी गलती से बना सकते हो और वो एक्सीडेंटली जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसके अलावा इसके कुछ लॉन्ग टर्म जो है ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं ना, जो कि फ़िलहाल तो हमें ना नज़र आए, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद जो है वो ह्यूमन हेल्थ पर नज़र आए। तो इन रिस्क के लिए जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंडीशंस के बाद यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड important products of transgenic bacteria as they produce human growth hormones, clotting factors, TPA, interferons and vaccines. And इसके अलावा we can also use it in bioremediation and oil spill cleanup. But also remember that they can also create ecological concerns, so they must be used carefully. Next video में inshallah we will study transgenic plants and BT crops. So stay tuned for more videos and next video के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।